गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत में, और हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक परिवर्तन। हम सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में छठवीं बार मिल रहे हैं और आज हम बात करेंगे क्रांति और उद्विकास में अंतर और आगे के अन्य टॉपिक्स पे। क्रांति और उद्विकास में जहाँ तक अंतर की बात है तो क्रांति का मैंने आपको अर्थ बताया था, जहाँ यकायक अचानक परिवर्तन हो वो क्रांति, और उद्विकास में जब परिवर्तन की दिशा एक हो, सरलता से जटिलता की ओर हो, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर हो तो वो उद्विकास। अब देखें इनमें क्रमिक रूप से क्या क्या अंतर है। क्रमशः उद्विकास में परिवर्तन क्रमिक एवं धीमी गति से होता है, जबकि क्रांति में बिना किसी क्रम के तीव्र गति से होता है। दूसरा, उद्विकास स्वतः चालित प्रक्रिया है, जबकि क्रांति के लिए सजग प्रयास करने होते हैं। नेक्स्ट, उद्विकास एक प्राकृतिक अवधारणा है, जबकि क्रांति एक सामाजिक। नेक्स्ट, क्रांति में पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था की स्थापना की जाती है, जबकि उद्विकास में उसी वस्तु या सावयव में परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट, उद्विकास में परिवर्तन की दिशा निश्चित होती है, जबकि क्रांति की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। नेक्स्ट, क्रांति का कोई न कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है, जबकि उद्विकास का कोई पूर्व निश्चित लक्ष्य नहीं होता। नेक्स्ट, क्रांति का मूल कारण सामाजिक असंतोष है, जबकि उद्विकास एक स्वतः चालित प्रक्रिया है। नेक्स्ट, उद्विकास का मूल कारण सामाजिक असंतोष है, जब क्रांति का मूल कारण सामाजिक असंतोष है, जबकि उद्विकास एक स्वतः चालित प्रक्रिया है। अगला महत्वपूर्ण अंतर है, उद्विकास की प्रक्रिया अहिंसात्मक है, जबकि क्रांति हिंसक व अहिंसक दोनों हो सकती है। कैसे? मैंने कल भी आपको बताया था कि क्रांति का तात्पर्य सदैव रक्तपात ही नहीं है, क्रांति अहिंसक भी है। कैसे? जैसे किसी समाज में राजनीतिक बदलाव लाना है। अब राजनीतिक बदलाव का बहुत महत्वपूर्ण जरिया है मतदान, वोटिंग। अब वोटिंग में क्या होगा, जो सत्तासीन जो पार्टी है, सत्तासीन जो दल है, उसके स्थान पे जब चुनाव होता है तो चुपचाप बिल्कुल साइलेंटली क्या हो जाएगा, दूसरी सत्ता या दूसरी पार्टी को जब बहुमत मिल जाता है तो वो सत्ताधारी दल क्या हो जाता है, सत्ता से बाहर हो जाता है। यानी इसमें किसी प्रकार की हिंसा भी नहीं करनी पड़ती और चुपचाप समाज में राजनीतिक रूप से बदलाव आ जाता है। उद्विकास एक सार्वभौमिक तथ्य है जो सभी कालों एवं सभी समयों में गठित होता है। क्रांति का संबंध केवल समाज से है। नेक्स्ट, उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है। इस अर्थ में उद्विकास कुछ निश्चित नियमों पर आधारित है, जबकि क्रांति के कोई निश्चित नियम नहीं होते। समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्रांति को जन्म देता है। और अंतिम अंतर है, बोगाडस कहते हैं, जब उद्विकास असफल हो जाता है तो सामाजिक क्रांति आती है। जब विशिष्ट हितों के कारण उद्विकास को रोक दिया जाता है तो समाज की कमजोर कड़ी को तोड़कर क्रांति जन्म लेती है। ये हमने क्रांति और उद्विकास के मध्य के अंतर पढ़े। अब हम बात करेंगे कि क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। पहला है सुरक्षात्मक तनाव। समाज व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त होती है
उसे यह विश्वास होता है कि उसके हितों की रक्षा की जाएगी, किंतु जब व्यक्ति समाज व्यवस्था में असुरक्षा महसूस करने लगते हैं तो वे उस व्यवस्था को ही बदलने के लिए प्रयास करते हैं और उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था की स्थापना के लिए संघर्ष करते हैं जिसमें उन्हें सुरक्षा प्राप्त होती है। दूसरा है स्वतंत्रता से संबंधित तनाव, फ्रीडम टेंशन्स। स्वतंत्र रहने की भावना ने लोगों को सदैव ही क्रांति के लिए प्रेरित किया है। जब लोगों की स्वतंत्रता का हनन किया जाता है, उन पर अनुचित नियंत्रण लादे जाते हैं, उनका दमन किया जाता है, तो लोग स्वतंत्र होने के लिए क्रांति का सहारा लेते हैं। आज़ादी के लिए संघर्ष क्रांति का मूल मंत्र रहा है। फ्रांस की राज्य क्रांति में भी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया था। ये पूछा जाता है कई बार कि फ्रांस की राज्य क्रांति के ध्येय वाक्य क्या रहा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और तीसरा है स्तरीकरण संबंधित तनाव। प्रत्येक समाज में एक स्तरीकरण की व्यवस्था पाई जाती है जिसमें लोगों को उच्चता एवं निम्नता के क्रम में रखा जाता है, किंतु समाज में ऐसी व्यवस्था भी की जाती है कि योग्य व्यक्ति उच्च पदों को हासिल कर सके। जिस समाज में गतिशीलता का अभाव होता है, संस्करण में कठोरता होती है और लोगों को अपनी परिस्थिति परिवर्तन के अवसर प्राप्त नहीं होते, वहाँ भी क्रांति की संभावना अधिक होती है। लोग दमन एवं शोषण से मुक्ति पाने एवं गतिशीलता के लिए संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को ही बदलना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांति आती है। ये जो 3 क्रांति के जो कारण मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए, सुरक्षात्मक तनाव, स्वतंत्रता से संबंधित तनाव और स्तरीकरण संबंधित तनाव, इनकी चर्चा की है एलियट और मरेल ने। अब मैं अन्य कारकों की चर्चा करूंगा जो कि क्रांति को जन्म देते हैं या क्रांति के प्रमुख कारण हैं। उनमें अगला कारण है युद्ध, वार। युद्ध के कारण समाज में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि उससे मुक्ति पाने के लिए समाज में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने लगती है। युद्ध काल क्रांतियों के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया आदि अनेक राष्ट्रों में युद्ध काल में ही क्रांतियाँ हुई। अगला है जनसंख्यात्मक कारण, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। जब किसी देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि अथवा ह्रास होता है तो अनेक परिवर्तन गठित होते हैं। परिवार, विवाह प्रथाओं, लोकाचारों, सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों में भी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांति द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को ही बदलने के प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट कारक है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। अनेक सामाजिक क्रांतियों में आर्थिक कारक प्रमुख रहे हैं। मार्क्स आर्थिक विषमता को क्रांति का प्रमुख कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि समाज में प्रमुख रूप से 2 वर्ग पाए जाते हैं, पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग। इन दोनों के बीच गहरी खाई होती है। पूंजीपति श्रमिक वर्ग के आर्थिक शोषण पर ही पनपता है। श्रमिक वर्ग इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है, फलस्वरूप क्रांति जन्म लेती है। अन्य कारक हैं राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। राजनीतिक कारक भी क्रांति के मूल आधार रहे हैं। जब सत्ता भ्रष्ट हो जाती है, वह जनता के हितों का ध्यान नहीं रखती और अपने ही स्वार्थ में लिप्त हो जाती है, तो समाज में शोषण और समस्या बढ़ जाती है।
परिणाम स्वरूप जन असंतोष फूट पड़ता है और लोग ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति कर बैठते हैं। नेक्स्ट, सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। सांस्कृतिक कारक भी क्रांति के लिए उत्तरदायी हैं। क्रांति का जन्म सर्वप्रथम मानव के मस्तिष्क में होता है, अतः जब विचारों, विश्वासों, मूल्यों, मनोवृत्तियों में परिवर्तन होता है तो क्रांति के लिए वातावरण बनता है। अगला कारण है मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। मानसिक असंतोष क्रांति का प्रमुख कारण है। जब लोगों की आकांक्षाओं, भावनाओं, इच्छाओं का दमन किया जाता है तो उसकी अभिव्यक्ति के उचित अवसर उपलब्ध न हो, तब भी समाज में क्रांति के अवसर मौजूद रहते हैं। और लास्ट है सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स। जब सामाजिक संरचना एवं संगठन में अव्यवस्था पैदा हो जाती है अथवा वे समय के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ होते हैं, तब भी लोगों में असंतोष पैदा हो जाता है और वे सड़ी गली रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांति का सहारा लेते। आज हमने बात की क्रांति और विकास में अंतर और उसके उपरांत समाज में क्रांति के क्या क्या कारण हैं। अब मैं मेरे अगली वीडियो में आपसे क्रांति के परिणाम और फिर सामाजिक परिवर्तन का जो अन्य महत्वपूर्ण प्रकार है प्रगति, उस पर चर्चा करूँगा। पुनः मित्रों, आप सभी से यही मेरा सुझाव, सलाह, आग्रह है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, घरों में ही रहें अभी, और सरकार द्वारा समय समय पर दी जा रही गाइडलाइन की अनुपालना करें और अध्ययन अध्यापन में अपने आप को संलग्न रखें। इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अन्य मित्रों तक अपने पहुंचाएं और अध्ययन अध्यापन में आप संलग्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।